चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। इस बार एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होने वाला है। तो 2.1 चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 वो लिखा हुआ है बुक में 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन में है 2 चार्जेज 5 × 10⁻⁻8 एंड -3 × 10⁻⁻8 कूलम। एक चार्ज पॉजिटिव है जो +5 × 10⁻⁻8 है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है जिस पे ये -3 लिखा हुआ है, -3 × 10⁻⁻8। ये दो चार्जेस दिए हुए हैं। आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। चार्जेस के बीच का सेपरेशन है 16 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, ठीक। अब इन दोनों चार्ज के बीच में वो लोकेशन ढूंढना है आपको जिस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल 0 हो जाना चाहिए। तो ये दो पोजीशन इसमें पॉसिबल है। एक तो इन दोनों के बीच में पॉसिबल है, मतलब एकदम सेंटर पे नहीं, एकदम सेंटर पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम मान लिए कि ये 5 × 10⁻⁸ कूलम से x डिस्टेंस पे ऐसा लोकेशन मुझे मिला, x डिस्टेंस पे जिस पे पोटेंशियल 0 आया। तो इस लोकेशन में मैं दोनों का पोटेंशियल लिखूंगा, एक इसके वजह से +5 × 10⁻⁸ और एक -3 × 10⁻⁸। इन दोनों का पोटेंशियल यहाँ लिखेंगे और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, राइट। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, ठीक है। तो K तो सब कॉमन आ गया इस V1 में भी और V2 में भी। क्या दोनों में K कॉमन आएगा? V1 और V2 दोनों का पोटेंशियल का सम क्या करना है मुझे? 0। तो V1 में भी आएगा K और V2 में भी K आएगा। तो K को मैं पहले ही बाहर ले लिया 1/4πε0। और Q1 से उसका डिस्टेंस x है और Q2 से होगा 0.16 - x, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन था 16 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में लिखा गया 0.16, ठीक। अभी दोनों का पोटेंशियल ये लिख दिया गया, इसको 0 से इक्वेट कर दिए क्योंकि मुझे वो लोकेशन ढूंढना है जहाँ पे पोटेंशियल 0 है। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको एक ही वेरिएबल इसमें दिख रहा होगा x। सॉल्व करने पे x का वैल्यू कितना आ जाता है? 10 सेंटीमीटर, 0.10 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों के बीच 10 सेंटीमीटर पे कौन से चार्ज से 10 सेंटीमीटर पे? 5 × 10⁻⁸ कूलम वाले चार्ज से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 है। एक आंसर ये हो गया। दूसरा इसका क्या आंसर होगा? ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये वाला, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी भी एक है। इसमें क्या है सेकेंड वाले में कि जो -3 कूलम का चार्ज है, -3 × 10⁻⁸ कूलम का, उसके पास में भी एक पॉइंट पॉसिबल है, ये P पॉइंट, राइट। यहाँ भी 0 हो सकता है। तो इस 5 से इसका डिस्टेंस x इस बार मैं माना, तो इस बार इससे -3 वाले से डिस्टेंस कितना होगा? -3 वाले से x - 0.16, ये वाला डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये x - 0.16, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस x था, तो उसमें से 0.16 सब्ट्रैक्ट मैं कर लिया, तो जो यहाँ से A पॉइंट से कितना बचा? x - 0.16। तो फिर से पोटेंशियल 0 करेंगे। किसका किसका पोटेंशियल 0 करना है? एक बार +5 × 10⁻⁸ का पोटेंशियल KQ/, इससे डिस्टेंस x लिख देंगे, और दूसरी बार इससे -3 × 10⁻⁸ का पोटेंशियल, -3 × 10⁻⁸, और डिस्टेंस है x - 0.16। दोनों का पोटेंशियल का सम 0 करते ही x का वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से दो लोकेशन ऐसा मिल गया जहाँ पे पोटेंशियल 0 आ रहा है। दो लोकेशन, एक 10 सेंटीमीटर पे और दूसरा 40 सेंटीमीटर पे। सेकेंड क्वेश्चन है ये 2.2। अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज 5 माइक्रो कूलम। 10 सेंटीमीटर का हेक्सागन बनाना है एक, है ना, 10 सेंटीमीटर साइड का, और हर एक उसके कॉर्नर पे 5 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है।
हर एक वर्टिसेस पे। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन के सेंटर पे कितना पोटेंशियल है फाइंड आउट करना एकदम आसान है। यहाँ पे सबसे पहले पोटेंशियल निकाले कि मुझे KQ/R चाहिए, तो Q तो गिवन है ना 5, R मतलब सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए। अब ये रेगुलर हेक्सागन है और ये साइड, एक साइड है इसका 10 सेंटीमीटर का, और ये सेंटर पे 360 एंगल बनाता है, ये भी मुझे पता है। तो ये एक एक एंगल कितने का होगा, ये टोटल कितना एंगल है यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एंगल है। तो 360 को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। ईच एंगल कितना आएगा 60 आ गया। अभी देखिए 60 आया ना, ये वाला एंगल 60 होगा, ये भी 60, सभी एंगल 60 होंगे यहाँ पे, राइट। अभी हर एक एंगल 60 हो गया और ये दोनों साइड देखिए इक्वल है। ये साइड ये साइड इक्वल है दोनों। तो इक्वल साइड के सामने का स्टार्ट करते हैं हम लोग। 60 डिग्री, ये तो सबको आ गया है समझ में, राइट। each angle are of 60 degree because total angle is 360. So if you divide 360 in 6 equal parts, you will get each part as 60 degree. And since these two sides are equal, right, दोनों साइड इक्वल है, तो इनके सामने का क्या एंगल भी इक्वल होगा, और तीनों एंगल मिलाकर होना है, तीनों एंगल कितना होना है मिलाकर 180। किसी भी ट्रायंगल में ये ऐसे 3 एंगल मिला के क्या होता है 180, इसमें एक 60 हो गया है और इन दोनों को इक्वल होना है, तो क्या ये दोनों भी 60 होंगे, तभी तो 180 आएगा तीनों मिलाकर। तो सब एंगल इक्वल है तीनों, तो तीनों साइड भी इक्वल होगा। ये साइड 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है कि नहीं, सब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब तो बहुत आसान है, KQ/R लिखना है और R मुझे पता चल गया 10 सेंटीमीटर आया, तो ऐसे 6 टाइम्स लिख देंगे। 6 टाइम्स KQ/R कितने बार लिखेंगे 6 टाइम्स। तो देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे, हेक्सागन के सेंटर पे पोटेंशियल कितना आया, तो बस 6 टाइम्स में कर दिया, क्योंकि एक एक वर्टिसेस जो था उसका पोटेंशियल KQ/R था, K होता है 1/4πε0, तो 6 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि हर एक वर्टिसेस का डिस्टेंस वही है। तो 6 टाइम्स K 9 × 10⁻9, Q 5 × 10⁻⁻6 और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर को मीटर में लिखा गया 0.10। ठीक है, ये इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना वोल्ट सेंटर पे आंसर आ गया, हेक्सागन के सेंटर पे 2.7 × 10⁻6 वोल्ट इतना पोटेंशियल आया सेंटर पे। सरफेस के इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है ना, इसमें 2.3 में 2 चार्जेस दिए हुए हैं, +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। यहाँ +2 रखा है, यहाँ -2, राइट। दोनों के बीच सेपरेशन है 6 सेंटीमीटर। अभी इन दोनों के बीच मुझे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। सेकेंड पार्ट में व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर। डायरेक्शन ऑफ फील्ड परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं, जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों इक्वल चार्ज है, तो सेंटर पे पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा ना सेंटर पे, क्योंकि इसके वजह से +KQ/R, इसका -KQ/R, इसका +KQ/R, इसका -KQ/R, तो ये 0 है। अच्छा, यहाँ पे ये जो बनाया हुआ है यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेन, उस प्लेन पे ऊपर भी आप जाएंगे, इधर भी नीचे भी, तो भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ भी तो दोनों का इक्वल डिस्टेंस होगा और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ भी लेंगे तो KQ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल अगर आया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये वेक्टर तो है नहीं कि डायरेक्शन अलग अलग रहने से फ़र्क पड़ेगा। तो एक तो लाइन हम समझ गए कि ऐसा ये लाइन है सेंटर से पास करता हुआ, जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। तो वो लाइन एक नहीं मिलकर, ऐसा एक लाइन नहीं मिलकर एक प्लेन मिलेगा, रेक्टेंगुलर प्लेन। ऐसे इस प्लेन के हर एक पॉइंट पे ये प्लेन क्या होना चाहिए, AB लाइन पे परपेंडिकुलर। AB लाइन पे परपेंडिकुलर ये अगर प्लेन है
तो इसका हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जितना ए से होगा उतना ही बी से होगा, और ए पे प्लस चार्ज है और बी पे माइनस, तो दोनों एक दूसरे को पोटेंशियल को कैंसिल कर देंगे। इसीलिए ये रेक्टेंगुलर प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी का जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके सेंटर से पास करता हुआ और इस लाइन पे परपेंडिकुलर जो प्लेन है वही इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लेंगे, तो जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में बनाया उस पर 90 डिग्री, यानी डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। 2.4 क्वेश्चन है कि अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, स्फेरिकल कंडक्टर हो गया 12 सेंटीमीटर रेडियस का। अच्छा, कंडक्टर बोल दिया यानी हॉलो हो या सॉलिड कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टर के तो खाली सरफेस पे चार्ज होता है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता नहीं है चार्ज। तो स्फेरिकल कंडक्टर बोला तो आप सॉलिड कंसिडर कीजिए, हॉलो सेम आंसर आने वाला है। 12 सेंटीमीटर रेडियस का है और उस पर चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पूछ रहा है कहाँ पे, तो इनसाइड, पहले पार्ट में पूछ रहा है इनसाइड द स्फीयर, सेकेंड पार्ट में जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, थर्ड पार्ट में एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, 18 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। इसका खुद सेंटर कितना है 12, रेडियस कितना है 12, तो 18 सेंटीमीटर क्या हो गया, आउटसाइड वाला पॉइंट हो गया कि नहीं। यानी वो तीनों डेरिवेशन करना है, इनसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर, तीनों पॉइंट पे बताना है कि कितना पोटेंशियल होगा, राइट। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल नहीं फील्ड बताना है। देखिए व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस 3 पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तीनों पॉइंट। स्फीयर का हॉलो और सॉलिड का सेम होता है ना, दोनों का पता है ना फॉर्मूला सबको, क्या सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर का एक जैसा होता है, कंडक्टिंग स्फीयर है तो इनसाइड में तो फील्ड कंडक्टर के 0 होता है, इनसाइड में सबको पता होगा 0, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया 0, इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर 0 हो गया। ऑन द सरफेस क्या होता है KQ/r², K 1/4πε0 Q/r², r दिया है 0.12, क्योंकि 12 सेंटीमीटर रेडियस का था स्फीयर। K 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है। और Q दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम, 1.6 10⁻⁻7। सॉल्व करने पे ऑन द सरफेस 10⁵ न्यूटन पर कूलम आया। इनसाइड क्या आया था 0, ऑन द सरफेस कितना आया 10⁵ आया ऑन द सरफेस। और अब आउटसाइड करेंगे तो आउटसाइड 18 सेंटीमीटर पे पूछा है ना, आउटसाइड में पूछा है 18 सेंटीमीटर पे, तो KQ/18 यहाँ पे लिख देंगे, 18 सेंटीमीटर में है तो उसका मीटर में 0.18 वैल्यू आएगा, 0.18, राइट। K हो गया 9 × 10⁻9, चार्ज 1.6 10⁻⁻7। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते ही मिल जाएगा कि आउटसाइड वाले पॉइंट पे आया 4.44 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड, इस स्फीयर के आउटसाइड वाले 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उस पे। NCERT का 2.5, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ अ कैपेसिटेंस 8 पिकोफैराड, पिको मतलब 10⁻⁻12 को बोलते हैं पिको। तो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है इतना है, एयर बिटवीन द प्लेट, अभी प्लेट के बीच क्या रखा हुआ है एयर, तब 8 है उसका कैपेसिटेंस। अब इस एयर को किससे रिप्लेस करना है मुझे, एयर तो है अभी, ठीक है, एयर को क्या करना है, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, दोनों प्लेट के डिस्टेंस को हाफ कर दिए, एंड फ्री स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। अभी दोनों के बीच का सेपरेशन क्या कर दिया गया,
रिड्यूस टू हाफ, आधा कर दिए। पहले d दूरी पे था तो अब डिस्टेंस दोनों का d/2 कर दिए। और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट k इंसर्ट कर दिया गया उसमें, k डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंसर्ट किया गया। तो अभी नया कैपेसिटेंस क्या होगा वो हम लोग देखने वाले हैं, न्यू कैपेसिटेंस। पुराना कैपेसिटेंस क्या था सर, एप्सिलॉन नॉट a/d, जिसका वैल्यू 8 दिया हुआ है कि 8 है पुराना कैपेसिटेंस। न्यू कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट के बाद एक और एप्सिलॉन r भी आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, राइट, ऐसे लिखना पड़ता है ना, राइट। तो एप्सिलॉन r को k भी बोलते हैं, एप्सिलॉन r को क्या बोलेंगे, k। तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r को k लिख दिया गया है यहाँ पे, देखिए एप्सिलॉन r को ही k लिखा हुआ है, ये k, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r, और एप्सिलॉन r को क्या लिख दिए, k इंटू एरिया, एप्सिलॉन नॉट a/d होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो डिस्टेंस को देखिए d/2 कर दिया गया। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, नहीं चेंज होगा, और k इंटू a लिखा हुआ है, k इंटू a। इसको क्या किए, k क्या था यहाँ, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जिसका वैल्यू क्या है 6। एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, k का वैल्यू 6 है, और एरिया भी एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ, देखिए एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है, k के जगह पर 6 आ गया है, और एरिया के जगह पर a है, और नीचे क्या है d/2। सॉल्व करने पे ये 12 एप्सिलॉन नॉट a/d आया। पुराना वाला क्या था, देखें पीछे चलकर, पुराना वाला आया था 8 पिकोफैराड, एप्सिलॉन नॉट a/d का वैल्यू 8 पिकोफैराड आया था। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट a/d को क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट a/d, ये वाला जितना आया था उसका वैल्यू 8 है, तो सिर्फ 12 गुना ज़्यादा आया, 12 टाइम्स। तो 12 से मल्टीप्लाई इसको कर दिए, इन सब का वैल्यू 12 आएगा। एप्सिलॉन नॉट ये 12 आया, एप्सिलॉन नॉट a/d छोड़कर, एप्सिलॉन नॉट a/d का तो 8 प्रीवियस प्रॉब्लम में निकाल ही लिए हैं। तो 12 इंटू 8 करने से 96 पिकोफैराड का कैपेसिटेंस है। यानी अगर पहले कितना था 8, बाद में क्या हो गया 96। क्या करने से 96 हुआ, जब दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम को हटाकर और एक मीडियम रख दिए जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6 था, राइट। ऐसा करते ही उसका न्यू कैपेसिटेंस 96 आ गया, ठीक है। तो चलिए अभी 2.6 पे आ गए हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 2.6 में 2.6, हाँ, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड, ठीक है। 3 कैपेसिटर है, सबका 9 पिकोफैराड, एक कैपेसिटर का 9 है, कनेक्टेड इन सीरीज में कर दिए। तो व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाता था, लेकिन कैपेसिटेंस जो है ना उल्टा है रेजिस्टेंस का। ये सीरीज में इसका 1/c = 1/c1 + 1/c2 ऐसे होता है। तो 1/c आएगा, 1/9 1/9 1/9 3 टाइम्स, क्योंकि एक का कैपेसिटेंस 9 है, तो 1/9 क्या ऐसे 3 टाइम्स लिखेंगे, तो ये 1/c आया। इनमें तीनों में 9 LCM ले लिए तो ऊपर 3 आया, 1 + 1 + 1 3, ठीक है। सॉल्व करने पे आया ये 1/3। तो 1/3 आंसर नहीं लिख देना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे एग्ज़ाम में, जल्दी में रहते हैं और वो सोचते हैं कि आ गया मेरा आंसर, ये लीजिए 1/3 आ गया आंसर, लेकिन ये 1/c आया है 1/3। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/c को नहीं बोलते हैं, c को बोलते हैं। तो c क्या आएगा, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 1/3 का करेंगे उल्टा, तो ये 3 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/3 नहीं 3 लिखना है, 3 पिकोफैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ओके। बी पार्ट चलिए इसका करते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा था, पार्ट बी यहाँ पे देखिए ध्यान से, बी पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हेन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। इक्विवेलेंट क्या आया है 3 आया है। अगर इसको 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो 120 वोल्ट का जो सप्लाई आप करेंगे, इसको जो सप्लाई देंगे 120 वोल्ट का,
वो तीनों मिलकर शेयर करेंगे आपस में, क्योंकि सीरीज है। तो सीरीज में 3 कैपेसिटर ऐसे है लगा हुआ, और ये 120 वोल्ट का है। 1 2 3 कैपेसिटर। बैटरी कितने का है? 120 वोल्ट का। तो एक एक कैपेसिटर कितना वोल्ट कंज्यूम करेगा, ऐसा बताना है आपको। तो V इक्वल टू एक एक कैपेसिटर का बताना है। तो तीनों मिलकर वोल्टेज कितना खाएगा? 120। तो एक एक कैपेसिटर इक्वल खाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है इक्वल खाएगा, उसके लिए मुझे प्रॉपर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 120 था और सबका इक्विवेलेंट आया था 3। तो Q इक्वल टू होता है CV। C आया है टोटल 3 आया ना पिको फेराड। पिको मतलब 10 टू द पावर -12। Q इक्वल टू C इंटू V। V कितना है, कितने वोल्ट से? 120 से। तो 120 से इसको कनेक्ट कर दिए 120 के वोल्ट से। तो ये 120 था। V Q इक्वल टू CV होता है, और C आया है मेरा 3। तो 120 इंटू 360 पिको वोल्ट। 360 पिको वोल्ट आया, राइट। पिको वोल्ट नहीं आएगा, 360 का यूनिट पिको कुलम्ब आएगा। क्यों आएगा पिको कुलम्ब बताइए? क्योंकि Q इक्वल टू CV में Q ही मुझे निकालना है ना। समझ में आ गया सबको? तो चार्ज आया है 360। चार्ज का वैल्यू आया है 360। तो हम ये पता कर लिए पहले कि कितना चार्ज सप्लाई किया गया। तो Q इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है। तो C दिया है 3 पिको फेराड और V कनेक्ट किए हैं 120 से। तो यानी चार्ज का आ गया 360 पिको कुलम। इतना चार्ज सप्लाई किया है ये। तो चार्ज मुझे पता चल गया। तो V क्या होता है? Q/C। तो 360 पिको मतलब 10 टू द पावर -6 लिख दीजिए। तो ये इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा। चार्ज इसमें कितना? V इक्वल टू Q/C। Q कितना आया है? 360 पिको आया था, पिको कुलम, राइट। तो V इक्वल टू होता है Q/C। C कितना था इसका? तो हर एक का सेम था 9। तो 9 से इसको कैंसिल कर दिए तो 40 आ गया, 40 आया ना। और ये 9 पिको फेराड था, पिको से पिको कट गया, तो 40 आंसर आया कुल मिला के। तो पहला वाला कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 40 हो गया, दूसरे के अक्रॉस 40 ही होगा क्या? कैसे पता चला 40 ही हुआ? क्योंकि दूसरे कैपेसिटर नंबर 2 का भी उतना ही 9 है, और चार्ज सीरीज में है चूँकि, इसलिए सेम चार्ज फ्लो किया है 360 पिको कुलम, और ये 9 कैपेसिटेंस दिया हुआ है। तो फिर से 9 इंटू 40 टाइम्स करेंगे तो आएगा 360। तो यानी दूसरा वाला भी 340 वोल्ट ही कंज्यूम किया या स्टोर करके रखा। इस तरह से तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 40 ही आएगा। 40 एक बार देख लीजिए सब लोग, क्या 40 आ रहा है? तीनों कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर 120 वोल्ट के एक बैटरी से कनेक्ट किए तो तीनों ही कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट का आएगा। 2.7 बहुत ही आसान क्वेश्चन। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेज 2 पिकोफेराड, 3 पिकोफेराड एंड 4 पिकोफेराड। 2 3 4 3 कैपेसिटर दिया है, ठीक है। तीनों कैपेसिटर यहाँ है 2 3 और 4 का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल में तो एकदम आसान है, कैपेसिटर तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 3 + 2 5 और 4 9, इक्विवेलेंट तो 9 हो जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन? आंसर हो गया 9। फर्स्ट तो एकदम आसान था। बी पार्ट है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। 100 वोल्ट के बैटरी से इन तीनों पैरेलल वाले को कनेक्ट कर दिए, तो तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस 100 का हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल तीनों है, सही है ना। तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? 100। इक्विवेलेंट तो 9 आ ही गया है हम लोग का, तो आधा क्वेश्चन तो ऐसा ही हो गया, 9 इक्विवेलेंट आया था। अब चार्ज स्टोर ईच कैपेसिटर पे निकालना है। सारे कैपेसिटर सीरीज में थे, सीरीज नहीं पैरेलल थे, इसलिए सबका वोल्टेज सेम होगा। और Q किसके इक्वल होता है? Q इज़ इक्वल टू CV। पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था 2 × 10
-12 क्योंकि 2 पिको फैराड था ना, तो सी हो गया इतना, और वी तो 100 सबका है। दूसरे कैपेसिटर का सी था 3 पिको फैराड 3, और वी तो सबको 100 से ही कनेक्ट किए हैं क्योंकि तीनों पैरेलल है कि नहीं। तो ये भी समझ गए। थर्ड वाला Q3, तीसरा कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर होगा, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 4 पिको फैराड थी, तो 4 × 10⁻12, और वोल्टेज चूँकि तीनों पैरेलल में है इसलिए इसका भी 100 ही लिखा जाएगा। वोल्टेज ये 100 ही लिखा जाएगा क्योंकि तीनों कैपेसिटर पैरेलल था। तो इस तरह से सबका मुझे चार्ज मिल गया कि इंडिविजुअल कैपेसिटर जो कि पैरेलल में थे उन पे एक एक पे कितना चार्ज स्टोर है। राइट, 8 में बोल रहा है ये, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैसा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज़ एन एरिया 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, एयर है, एक एक प्लेट का एरिया भी दिया हुआ है इस प्लेट का, एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट दिया है 3 मिलीमीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ε0A/d, है सबको पता है ये बात, ε0A/d, ε0A/d लिख दिए। ε0 का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12, ए एरिया दिया है 6 × 10⁻³ दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है 3 × 10⁻3। तीनों को सब्स्टिट्यूट में कर दिया, सॉल्व करने पे आंसर आ गया कैपेसिटेंस 18 पिको फैराड। 18 पिको फैराड कैपेसिटेंस है इसका। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, ये कैपेसिटेंस तो आ गया, फिर बोल रहा है इफ़ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, अगर 100 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। चार्ज कितना होगा, Q = CV होता है कि नहीं, तो CV होता है, और C अभी अभी हमने निकाला ε0A/d से 18 पिको फैराड, तो Q कितना होगा, इस पे चार्ज स्टोर होगा 18 पिको, मतलब 10⁻11 लिखते हैं, -12 लिखते हैं पिको को ना, तो -11 क्यों लिखा है, ये 1.8 लिखा है, 18 नहीं लिख कर क्या इसने लिखा 1.8 लिखा, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो ऊपर भी एक 10 लिखना पड़ता है, तो जो 12 था ना वो -11 हो जाएगा, -12 क्या हो जाएगा -11। क्यों -11 हुआ सर, फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए। देखिए C को मैं लिखा हूँ 18 और P को जो था उसको 10⁻12 लिखेंगे फैराड में करके। अब ये 18 को 1.8 अगर आप लिखना चाहते हैं, यहाँ पॉइंट लगाना है तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो जो 12 था ना माइनस में वो 10 मल्टीप्लाई होकर -11 रह गया। और कितने वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किए 100, तो ये वोल्टेज के जगह पर 100 लिखा हुआ है, वोल्टेज के जगह पर 100 है। ये सिंप्लीफाई करने पे आंसर इसका आ गया, कितना चार्ज स्टोर करके ये रखा 1.8 × 10⁻9 कूलम। तो मुझे लग रहा है 2.8 बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कैपेसिटेंस ε0A/d से मिल गया और चार्ज स्टोर Q = CV से मिल गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11 है NCERT में। एडिशनल पार्ट को छोड़कर टोटल कितना है 11 क्वेश्चन, जिसमें हम लोग आ चुके हैं 2.9 पे। 2.9 में क्या ये बोल रहा है, 2.9 में एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, मतलब जस्ट इसके पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था एक, अगर उस प्लेट में 3 मिलीमीटर थिक एक माइका शीट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, 3 मिलीमीटर थिकनेस का, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। फर्स्ट नंबर में बोल रहा है कि वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। क्या इसका मीनिंग है, कैपेसिटर वही है लेकिन इसमें वोल्टेज सप्लाई एक दिया गया है, कितने वोल्ट का, 100 वोल्ट का सप्लाई दिए थे ना 100 वोल्ट, तो ये 100 वोल्ट वाला रखे हैं और तब इंसर्ट कर रहे हैं इसमें एक डाइलेक्ट्रिक को, तो उस समय बताना है
कि क्या बताना है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन, क्या होगा कैपेसिटर में, उसका कैपेसिटी बढ़ेगा कि कम होगा, ये बताना है। चार्ज स्टोर्ड उस पर ज़्यादा रहेगा कि कम होगा। दूसरे केस में आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, मतलब वो ऐसे कैपेसिटर है और बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिए, यहाँ से वायर को डिसकनेक्ट कर दिए, ऐसे कैपेसिटर था, एक बैटरी था। तो फर्स्ट में पूछ रहा है कि अगर बैटरी कनेक्ट किए हुए डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करें तब क्या होगा, और सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि बैटरी हटाकर तब डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किए उस समय क्या होगा। दो सिचुएशन है। फर्स्ट में क्या करना है, बैटरी कनेक्ट किए हुए तब प्लेट के बीच में मुझे डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करना था। तो बैटरी कनेक्ट किए तो भी चेंज नहीं होगा, बैटरी का तो काम ही है मेंटेन रखना पोटेंशियल 100 वोल्ट। तो जो कैपेसिटर है ना उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 का 100 ही रहेगा। क्लियर है ये बात। अच्छा, इसकी कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगी सर, तो कैपेसिटेंस डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो जाता है, जितना डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उतना टाइम्स। तो पुराना कैपेसिटेंस 18 पिकोफैराड था, तो न्यू कैपेसिटेंस 6 टाइम्स हो जाएगा, पुराने कैपेसिटेंस का 6 टाइम्स हो जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सबका, कैपेसिटेंस 6 टाइम्स हो जाएगा ना, यस और नो, बताइए जल्दी से, क्या कैपेसिटेंस 6 टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पुराना कैपेसिटेंस चेंज होकर 6 टाइम्स हो गया। तो नया कैपेसिटेंस 108 पिकोफैराड आया, 108 पिकोफैराड। समझ में आ गया सबको। क्या ध्यान में रखना है कि डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो जो वैक्यूम में कैपेसिटेंस था उसमें उतना टाइम्स हो जाएगा, जितना डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उतना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा कैपेसिटेंस। ठीक है सर, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। आगे वोल्टेज का क्या होगा, तो वोल्टेज रिमेन्स सेम रहेगा, वोल्टेज रिमेन्स सेम, 100 वोल्ट का 100 वोल्ट रहा, क्योंकि बैटरी का काम ही है मेंटेन रखना पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज का क्या होगा सर, कैपेसिटेंस तो ठीक है बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम रहा। चार्ज क्या होगा, तो Q = CV लिखेंगे, और C तो चेंज हो चुका है, 108 लिख देंगे, पिको मतलब 10⁻12 है कि नहीं, और V 100 का 100 ही रहा। तो V देखिए नया कैपेसिटेंस हो गया 108 पिकोफैराड और V एज इट इज़ रहा 100, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर आया 1.06 × 10⁻⁻8 कूलम, यानी इतना चार्ज स्टोर्ड है। कब इतना चार्ज स्टोर रहेगा, जब बैटरी कनेक्ट करते हुए डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए हैं उस वक्त। तो अभी जब बैटरी में डिस्कनेक्ट कर दिया तो अब वोल्टेज उतना नहीं रह पाएगा, राइट। अब क्या, चार्ज सेम रहेगा, चार्ज भी जितना था उतना रहेगा। तो अभी बैटरी सप्लाई जब डिस्कनेक्ट कर दिए तो पहले से चार्ज कितना स्टोर था, 1.8 × 10⁻⁻9 कूलम, इतना ही चार्ज स्टोर था ना, 1.8 × 10⁻⁻9। पहले वाले जस्ट प्रीवियस वाले में देखिए कितना चार्ज स्टोर था, Q = 1.08 × 10⁻⁻8। वो कब था, जब डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे थे, एकदम स्टार्टिंग में देखिए, एकदम स्टार्टिंग में ये था चार्ज स्टोर, कितना आया था, Q = लिखे थे हम लोग CV, Q = हमने लिखा था यहाँ पे CV, राइट। Q यहाँ पे CV करने से आया था, V था 100 वोल्ट और C था 18 पिकोफैराड, तो उससे आया था 1.9 × 10⁻⁻9, है कि नहीं। तो उसको एक बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिए, बैटरी से कनेक्ट जो किया हुआ था उस 100 वोल्ट का, वो बैटरी को हटा दिए, तब जाकर उसमें डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करना चालू किए। तो इस बार चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज Q 1.8 × 10⁻⁹ कूलम भी रहा, चार्ज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये Q एज इट इज़ रहा। C क्या होगा सर, तो C तो K टाइम्स हो ही जाएगा, तो K टाइम्स कर दिया मैं, तो 108 पिकोफैराड आया, क्योंकि पुराना कैपेसिटेंस था 18 और अभी K का वैल्यू 6 है, 6 नहीं है, पुराना कैपेसिटेंस था 18 और K 6 था, राइट। तो 18 × 6 108 आया था। अभी V चेंज होगा क्या, V बिल्कुल, अब वोल्ट चेंज होगा, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया है ना, बैटरी रहता तब मेंटेन रखता वोल्टेज, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया गया है,
तो V इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C कर दीजिए। Q देखिए यहाँ दिया है, C दिया है, Q इक्वल्स टू CV होता है, Q इक्वल्स टू होता है CV। ओके, Q का वैल्यू Q CV होता है ना। तो C तो ये वाला रहा 108 पिको मतलब 10⁻⁻12, और V कितना, V हमको निकालना है Q इक्वल टू CV में। तो Q बाई क्या होगा सोच के देखिए, Q इक्वल्स टू CV है तो V निकालना है तो Q बाई C होगा। Q है 108 पिको मतलब 10⁻⁻12 और डिवाइड बाई C अभी अभी आया है, C का वैल्यू Q था क्या 102, नहीं Q नहीं था, ये फिर से देखिए Q ये है 1.8 इंटू 10⁻⁻9 और मुझे Q इक्वल्स टू CV लिखना है। तो V क्या लिखना है, Q अपॉन C। Q के जगह पर 1.8 इंटू 10⁻⁹ लिखेंगे और C के जगह पर लिखेंगे 108, है कि नहीं। तो V कितना आ जाएगा देखिए लिखकर, Q के जगह पर लिखिए 1.8 10⁻⁹। इसको क्लियर मैं कर लेता हूँ, सब अलग मेथड से देखिए हम बना रहे हैं। V इक्वल टू Q बाई C, Q 1.8 10⁻⁹ डिवाइड बाई, ये तो हो गया Q, और C लिखना है तो 108 पिको मतलब 10⁻⁻12, 108 10⁻⁻12 इसे सॉल्व करना है अब। तो -12 ऊपर जाएगा, पहले से -9 है तो 3 बच जाएगा +3, तो 1.8 में 3 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1820। 1.8 में 3, क्योंकि एक पॉइंट में चला जाएगा और नीचे है 108, तो 1800 डिवाइडेड बाई 108 कीजिए तो कितना आ रहा है, 1800 डिवाइड बाई 108, आंसर आ जाएगा 16.66 ऐसे आने लगेगा। तो लगभग V कितना आया 16.6। समझ में आ गया ना। क्या करना था, एक कैपेसिटर था, उसका कैपेसिटेंस दिया था, पहले उसको 100 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर लिए बराबर, और वो जितना चार्ज स्टोर करना था कर लिया, 1.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज स्टोर। फिर उसमें बैटरी कनेक्ट रखे हुए, बैटरी को कनेक्टेड रखते हुए एक डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किया उसमें, और तब बोला कि डाई इलेक्ट्रिक जब इंसर्ट किया तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, नया चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर क्या होगा, नया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट क्या होगा। और दूसरे केस में बोला कि अगर जो बैटरी था 100 वोल्ट का उसको डिस्कनेक्ट कर देता मैं, तब डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करता, तो उस समय डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर क्या होता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कैपेसिटर क्या होता। 3 क्वेश्चन का आंसर इसमें किया गया। 2.9 के बाद अब हम लोग 2.10 करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये, अ 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी। 12 पिकोफैराड का एक कैपेसिटर है, पिको माने 10 का पावर -12, ठीक है, 50 वोल्ट बैटरी से लगा दिए इसको। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, V दिया है और C दिया है, तो हाफ CV² तो होता है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का, हाफ C 12 था, पिको था, इसलिए -12 में लिख दिया, राइट, -12, और V² तो 50 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है इसलिए 50²। सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल एनर्जी स्टोर करेगा, ये मिल जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला लेकिन याद रहना चाहिए, हाफ CV²। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, इसका मतलब एडिशनल एक्सरसाइज को छोड़ दें तो 11 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही हैं इसमें NCERT में, और इसके बाद एडिशनल भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन मेन एक्सरसाइज में जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है वो 11 तक है। तो आइए अब 2.11 स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, ध्यान से देखते हैं। अ 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, 600 पिकोफैराड का कैपेसिटर है और उसको 200 वोल्ट के बैटरी से चार्ज कर दिए हम,
फिर क्या किए सर, तो इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड 600 पिकोफैराड कैपेसिटर। मतलब एक कैपेसिटर को पहले क्या किए, 200 वोल्ट के बैटरी से चार्ज कर लिए, फिर उस कैपेसिटर को एक अनचार्ज्ड उतने ही पिकोफैराड कैपेसिटी वाले अनचार्ज से कनेक्ट किए। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, कितना एनर्जी इसमें लॉस हुआ ये बताना है। क्लियर हो गया। अभी देखिए मैं इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों लिखूंगा, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। तो इनिशियली दोनों कैपेसिटर अलग अलग थे, एक कैपेसिटर चार्ज था और एक अनचार्ज था, है कि नहीं। तो इनिशियल एनर्जी की पहले बात कर लेते हैं। इनिशियल एनर्जी की अगर बात करें तो खाली पहला कैपेसिटर हाफ CV² चार्ज था, तो हाफ और 600 पिको था, तो पिको मतलब 10⁻⁻12 लिख दिया गया। क्लियर हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। फिर से देखिए मैं बता रहा हूँ, एनर्जी स्टोर्ड कितना था, एनर्जी स्टोर पहले से, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर देखिए ध्यान से कितना था, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हाफ CV² ही होता है ना, राइट। कैपेसिटी दिया हुआ है 600 पिकोफैराड, पिको मतलब -12 लिखती है, पिकोफैराड। वह ट्राई कीजिए आप लोग, आ रहा है क्या आंसर इसका। फिर से क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं हम, देखिए ये क्वेश्चन है, खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए तब सॉल्यूशन समझ में आएगा ज़्यादा। हो रहा है ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। क्या किया गया है इसमें, 2 एनर्जी मुझे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में निकालना है इनिशियल एनर्जी जब केवल एक ही कैपेसिटर चार्ज था, जो 600 पिकोफैराड का कैपेसिटर है, फर्स्ट कैपेसिटर सिर्फ चार्ज है, उस वक्त का एनर्जी निकाल लिए। कैसे निकालेंगे, हाफ CV² लिख दिए, जिसको यहाँ पे हाफ C1V1² लिखा हुआ है, जहाँ पे C1 कैपेसिटर नंबर 1 है। उसको 200 वोल्ट से चार्ज किए थे, इसलिए 200 का स्क्वायर लिख दिया गया हाफ CV² में। हाफ C की जगह पर 600 पिको मतलब 10⁻⁻12 और 200 वोल्ट से चार्ज किया गया था, इसलिए 200 का स्क्वायर। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड आ गया हाफ CV² से 12 × 10⁻⁻6 जूल। फाइनली क्या होगा, तो दोनों को कनेक्ट किए हैं, एक अनचार्ज और एक चार्ज कैपेसिटर को। तो फाइनल एनर्जी स्टोर के लिए उसका कॉमन वोल्टेज निकाल लेते हैं, कितना पोटेंशियल आएगा। कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है C1V1 + C2V2 / C1 + C2। अभी इसमें C1 दिया है 600 पिकोफैराड और C2 भी दिया हुआ है 600 पिकोफैराड, लेकिन V2 0 है, इसीलिए आगे 0 लिख दिया गया है, खाली C1V1 लिखा गया। और नीचे C1 + C2 मतलब 600 का 2 कैपेसिटर था, इसलिए 600 + 600 पिको के लिए 10⁻⁻12। कॉमन वोल्टेज मिल गया। कॉमन वोल्टेज मिलते ही 2 बार एनर्जी लिख दिए, क्योंकि अब दोनों ही कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो गया है। तो हाफ CV² 2 बार लिखना है, उसमें से हाफ V² कॉमन आ गया, क्योंकि दोनों कॉमन वोल्टेज पे हैं। तो सिर्फ C1 + C2 ब्रैकेट में रहा, हाफ V² कॉमन ले लिए, ठीक है। तो हाफ ब्रैकेट में C1 + C2 और V²। सॉल्व करने पे वो आया 6 × 10⁻⁻6 जूल। इतना एनर्जी स्टोर्ड है फाइनली, जब दोनों कैपेसिटर चार्ज हो गए। इनिशियल एनर्जी 12 × 10⁻⁻6 जूल था, और फाइनली दोनों में मिला के 6 × 10⁻⁻6 जूल है। तो एनर्जी लॉस कितना हुआ, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो सबसे लास्ट लाइन एकदम देखिए, 12 × 10⁻6 माइनस 6 × 10⁻6 लिखा हुआ है यहाँ पे ये, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने से आ जाता है 6 × 10⁻⁻6 जूल, और इतना ही एनर्जी लॉस हुआ है, यानी कि एनर्जी लॉस का आंसर आ गया 6 × 10⁻6 जूल। ये फाइनल आंसर हुआ इसका। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 11 ही थे NCERT में, बाकी एडिशनल आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम लोग करेंगे। इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्यूशन करेंगे।